हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो हमें प्रोग्रामिंग में जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो हमें उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बतानी पड़ती है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और उसमें कितना स्पेस लगेगा। उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि जो हमने एल्गोरिदम लिखा है या फिर जो कोड लिखा है वो कितना फास्ट है और वो कितनी जल्दी चलेगा। फास्ट का मतलब ये नहीं है कि उसको कितना टाइम लग रहा है चलने में, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर्स हो सकते हैं। आपके पास मैकबुक हो सकता है, मेरे पास कोई विंडोज़ का पीसी हो सकता है जिसमें i3 प्रोसेसर हो। कोई प्रोग्राम को चलने में मेरे पीसी में लग रहा है आधा घंटा और आपके पीसी में लग रहा है 15 मिनट। उसके बेसिस पे मेरी प्रोग्राम की स्पीड को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। हमारे प्रोग्राम की जो स्पीड या फिर उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन द इनपुट साइज। तो फॉर एग्जांपल हमारा एक अरे है जिसकी जिसकी लेंथ 5 है, ठीक है। मान लीजिए इसकी अगर लेंथ 5 है तो जितनी इसकी हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना ही इसको चलने में टाइम बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें कोई एक एरे दिया जाता है और हमें दिया हुआ है कि उस एरे का हमें सम ला के बताना है, ठीक है। सम ला के बताना है तो हम क्या करेंगे, एरे के ऊपर इटरेट करेंगे। तो एरे को कब तक, तो हम एक लूप चलाएंगे, आई को 0 से स्टार्ट कर कर लेस देन एन तक चलाएंगे, ठीक है। और आई को प्लस प्लस करेंगे। मीन्स हम हमारी एरे की लेंथ तक हमारे लूप को चलाने वाले हैं और फिर सम को प्लस प्लस करने वाले हैं। इट मीन्स क्योंकि हमारे एरे की लेंथ 5 है और उतनी ही बार हम हमारे लूप को भी चलाने वाले हैं, तो जो हमारा टाइम है और जो हमारी एरे की लेंथ है वो दोनों प्रोपोर्शनल है। मतलब जो हमारी इनपुट साइज है और जो हमारा टाइम है वो प्रोपोर्शनल है। तो इस पॉइंट पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन जब होती है जब हमारा टाइम और इनपुट साइज दोनों सेम हो, मतलब दोनों सेम स्पीड से ग्रो कर रहे हो। मतलब हमारी इनपुट साइज अगर हम n+1 करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो भी n+1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ओ ऑफ एन को कैलकुलेट करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ओ ऑफ वन की, ये सबसे कम वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ओ ऑफ वन का मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई एक एरे दिया है, ठीक है, और आपको बोला है कि एरे के लास्ट में आपको कुछ इंसर्ट करना है। तो आपको पता है कि एरे का लास्ट इंडेक्स एरे की लेंथ -1 होता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली पुश कर देंगे या फिर आप एरे ऑफ लेंथ माइनस वन में, एरे ऑफ लेंथ -1 में जो भी आपको एलिमेंट दिया जाएगा उसको इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कुछ टाइम नहीं लगा है, मतलब आपको सिर्फ एक कांस्टेंट टाइम लगा है। मतलब आपको कि एक ही एलिमेंट इंसर्ट करना था, एक एक कांस्टेंट टाइम ही लगा है। तो इसलिए ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये होगी ओ ऑफ वन। वहीं पर अगर हम बात करें ओ लॉग एन की, तो ओ लॉग एन ओ ऑफ वन और ओ ऑफ एन के बीच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इनपुट साइज दी है और आप उसको हर इटरेशन में, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इनपुट दिया है, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 है ना, तो आपको ये एक एरे दिया है। अब आप क्या कर रहे हैं, हर इटरेशन में इस एरे की जो साइज़ है उसको उसको मतलब आधा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस एरे को आधा करेंगे, फिर इतने को सोल्व करेंगे, फिर इतने को सोल्व करेंगे। तो हम इसको आधा कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये लॉग एन होगी। मतलब इसमें कुछ मैथमेटिकल्स चीज़ें होती है, वो मैं आपको डीप में समझाना नहीं चाहता। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। मैं सिंपली आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारी नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है एन लॉग एन। अब एन लॉग एन का मतलब होता है कि आप एरे को डिवाइड भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने एरे को डिवाइड भी कर रहे हैं हर इटरेशन में, लेकिन उस पर कोई लेकिन जब डिवाइडेड पार्ट ऑफ द एरे है उस पर कुछ इटरेटिवली कुछ एक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जो आपकी एरे की साइज होगी उतना ही आपका जो टाइम है वो भी लगेगा, ठीक है। तो दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, इसलिए हम कर देंगे इसको एन इंटू लॉग एन। तो ये हो जाएगा हमारा एन लॉग एन। ये बेसिकली जो हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, मर्ज सॉर्ट या फिर क्विक सॉर्ट, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली एन लॉग एन होती है। वहीं पर हम बात करें ओ एन स्क्वायर, तो फॉर एग्जांपल आपको एक 2D एरे दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर शेप में एक 2D एरे दिया हुआ है। उसकी जो रो है और जो उसकी कॉलम है वो दोनों बराबर है। अब आपको इस एरे में इटरेट करना है, तो आप पहले तो रो वाइज इटरेट करेंगे, फिर एक एलिमेंट वाइज भी इटरेट करना पड़ेगा आपको इनर लूप में। तो इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी एन स्क्वायर। और सेम सेम पोजीशन पर अगर आप इस किसी एरे को 3 बार इटरेट कर रहे हैं तो वो एन क्यूब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलेट होती है। सबसे कम होती है हमारी ओ ऑफ एन, उसके बाद ओ लॉग एन, फिर ओ ऑफ एन, फिर ओ ऑफ एन लॉग एन, फिर ओ ऑफ एन स्क्वायर, ओ ऑफ एन क्यूब। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करी और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई 2 + n स्क्वायर। तो जो हमारा कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं, और या फिर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई n + n स्क्वायर। तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको भी हम हटा देते हैं, सिर्फ हम जो हमारी बिगर वैल्यू होती है उसे रखते हैं
और हमेशा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को वर्स्ट केस सिनेरियो में कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम मैनर में कैलकुलेट होती है। तो मान लीजिए हमें एक एरे दिया हुआ है, हमें 2 एरेज दिए हुए हैं और हमें उन दोनों एरेज को मर्ज करके एक नया एरे प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, n+m साइज़ का एक एरे लेंगे, n+m साइज़ का एक एरे लेंगे। तो जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑफ n+m, या फिर आप इसको ऑफ n भी बोल सकते हैं। अगर हमारी n की वैल्यू बड़ी है तो हम ऑफ n भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। मतलब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम मैनर में ही कैलकुलेट की जाती है। अगर आप कोई स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो उस तरीके से आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप कोई टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और आने वाली वीडियोस में जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे, और मैं आपको डीप में समझाऊंगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कैसे कैलकुलेट करी है और कैसे हम आने वाली प्रॉब्लम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।